Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is classroom management. Classroom management होता है कि how a teacher manage his or her class to achieve the objective of classroom instructions. मतलब कक्षा प्रबंधन वो होता है जिसमें एक अध्यापक क्या करता है, अपनी क्लास को प्रबंध करके रखता है अच्छे से, जिससे कि वो उसकी जो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स थे, जो उद्देश्य थे, जो वो स्टार्टिंग में लेके चला था, उन्हें क्या कर पाए, अचीव कर पाए. सो क्लासरूम मैनेजमेंट इज कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड्स. अब वो दो वर्ड क्या हैं, एक तो हमारा यही हो गया क्लासरूम और दूसरा मैनेजमेंट. अब क्लासरूम क्या होता है, क्लासरूम के लिए आपको बाहर तो जाना होता है, मतलब घर से बाहर जाते हो, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपकी एक स्पेसिफिक क्लास होती है जिसमें बैठ के आप पढ़ रहे होते हो. तो क्लासरूम क्या होता है, एक फॉर्मल प्लेस होता है, औपचारिक प्लेस, स्थान होता है जहाँ पे जो टीचिंग एंड लर्निंग है वो क्या की जाती है, कैरी की जा सकती है. जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है इज कैरिड आउट देयर. सो क्लासरूम क्या हुआ, एक फॉर्मल सेटअप है टू टीच और लर्न. एंड मैनेजमेंट क्या हुआ, मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अवेलेबल थिंग्स. अवेलेबल थिंग्स जो आपको मिली हों, अगर आप एक टीचर हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लाइक आपको ब्लैक बोर्ड मिलता है, चॉक मिलता है, ठीक है, और आपको इन क्लासरूम वेंटिलेशन अच्छे से मिलता है. ये सारी चीज़ें आपको इन क्लासरूम मिलती हैं. और इन चीज़ों से हमें क्या करना होता है, मिनिमम आउटपुट के साथ, जिसमें आप एक्सपेंस ज़्यादा ना बढ़ाएं, बट आपका जो आउटपुट, जो आप इनपुट दे रहे हैं वो तो बहुत मिनिमम हो, बट जो आपका आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हायर हो, तो आप उसे क्या बोलोगे, मैनेजमेंट. ओके. सो कक्षा प्रबंधन क्या हुआ, कक्षा प्रबंधन दो वर्ड से मिलकर बना है, दो शब्दों का योग है, कक्षा जमा प्रबंधन. कक्षा क्या होती है, जहाँ पे औपचारिक शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा कैरी किया जाता है, और प्रबंधन होता है कि जहाँ पे आपको न्यूनतम इनपुट होता है, जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं वो हमें मिले हों, तब भी हम एक अच्छे से टीचिंग कर पाए. वो पूरा का पूरा प्रोसीजर कक्ष प्रबंधन कहलाता है. इसके बाद डेफिनेशंस पे आते हैं. मीनिंग आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मीनिंग के लिए दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड का मैंने अलग अलग आपको मीनिंग बताया है. क्लासरूम the place where the formal teaching and learning process is carried out, and the management, second one is management. Management word is a organization of the all available resources by which we can get the maximum output with the minimum number of input. Then आती है definitions. डेफिनेशन में पहली परिभाषा किसकी है, रिचर्ड की है. रिचर्ड ने बोला है क्लासरूम मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन. वही चीजें हैं कि जिसके अंदर आप एक संगठन बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो. हाउ द टीचर कंट्रोल द स्टूडेंट्स बिहेवियर, जिसके अंदर आपको बच्चों के व्यवहार को अपने लिए लिमिट कर लेना है, सो दैट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैन हैपन इफेक्टिवली. जिसके अंदर जो आपका जो शिक्षण चीजें हैं, वो हमारे अधिगम शिक्षण चीजें हैं, वो उस कक्ष में आराम से चलती रहे. एल्बर्ट और टॉटमैन ने क्या कहा, क्लासरूम मैनेजमेंट एक स्किल होती है, सभी से नहीं कर सकते हैं, एक स्किल होती है जो एक टीचर को आनी चाहिए कि वो गिवन स्पेस, गिवन टाइम, गिवन स्टूडेंट बिहेवियर को कैसे कंडसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए डील करेगा. ओके. तो परिभाषा क्या है, कक्षा प्रबंधन एक संगठन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंदर जो शिक्षक है, बच्चों का जो व्यवहार है, जो छात्र है, उनका व्यवहार अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उन छात्रों के व्यवहार को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है. देन एल्बर्टो क्या कहते हैं कि एक कौशल है जिसको अनुकूल वातावरण देते हुए, मतलब जो आपका गिवन टाइम है उसी में, जो गिवन स्पेस है उसी में, और जो गिवन स्रोत हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसी के अंदर आपको बच्चों को पढ़ाना है और एक शिक्षण वातावरण ऐसे प्रिपेयर करना है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, लर्न कर पाए. देन आता है जॉनसन एंड ब्रूक. जॉनसन एंड ब्रूक ने क्या कहा है, देखो डेफिनेशन लगभग सबकी सेम है कि एक टाइप का टास्क होता है, एक टाइप की स्किल होती है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमें ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी है, अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करना है, इनपुट को मैक्सिमम करना है, डायरेक्शन देनी है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बनाना है. तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट. ओके.
देन जो क्लासरूम मैनेजमेंट है इट डिपेंड्स ऑन 5 M's, 5 जो M है इन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है मैन, मैन में कौन कौन आ जाएंगे, द स्टूडेंट, द टीचर और अदर ह्यूमन रिसोर्सेज दैट मे बी teaching staff or non-teaching staff, and the usage of these factor financially and adequately. Then आते हैं मटेरियल, मटेरियल मतलब वो पदार्थ क्या क्या मिलते हैं यहाँ आपको, जैसे आपको मिलता है टाइम, आपको मिलता है स्पेस, आपको मिलता है फर्नीचर और स्टेशनरी जितनी भी मिलती हैं, दीज आर द मटेरियल्स। इसके बाद है मशीन्स, मशीन्स वी आर नॉट इन दिस एरा कि जिसमें हम सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच ही यूज कर रहे हैं और कोई भी हम न्यू अप्रोच यूज नहीं कर रहे हैं। आपको एज अ टीचर आईसीटीज भी प्रोवाइड होती हैं, वर्कशॉप्स मिलती हैं, लेबोरेटरीज मिलती हैं, तो उनके यूज करते हुए आपको टेक्निकल यूसेज भी करना है। एंड देन लास्ट आती है मेथोडोलॉजी में और अप्रोच क्या होते हैं, जिससे आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक मिला है आपको एक पर्टिकुलर मेथड यूज करके बच्चों को उस कंटेंट को डिलीवर करना होता है कि बच्चे जो क्या कर सकें, अच्छे से उस करिकुलम को अंडरस्टैंड कर सकें। इवन आप अगर आप उन्हें चीज़ों को पूछो बच्चों से, यू वांट टू इवेल्युएट योर लर्नर, तो बच्चे वो भी सेल्फ लर्निंग या सेल्फ इवेल्युएशन भी कर पाएं और एज अ टीचर के एस्पेक्ट में भी आप वो लर्निंग अच्छे से कर पाओ। आई नो यू आर वेल अवेयर विद दिस 5M, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड। ओके, हाँ एक और है जो हाईलाइट नहीं किया मैंने, रिटर्न है बेटा यहाँ पे भी, 5 बोला मैंने, 4 बताया आपको। एंड द मनी, मनी होती है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, जिसके अंदर आपको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है इनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है कि कितना मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, कितना टीचर की सैलरी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे बनाने के लिए हमें यूसेज करनी है। तो दीज आर द 5M, मैन, मनी, मटीरियल, मशीन एंड मेथड। तो men, these are the human resources, money, these are the financial resources, material, these are the available resources in a classroom, machine, the type of mechanical resources we are using, and the last one is the method. Method is the approach of teaching or transacting the curriculum and evaluation of the curriculum. तो यही है पुरुष, पुरुष में कौन कौन आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में मानव संसाधन, छात्र, शिक्षक और कोई भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। धन, धन में हमारी वित्तीय संसाधन आ जाएंगे, जिसमें आपको वितरण अच्छे से देखना है और उपयोग देखना है। इसके बाद है सामग्री, सामग्री में जैसे समय मिला, स्थान मिला, फर्नीचर मिला, स्टेशनरी की चीजें मिली, अदर इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड हुए। इसके बाद है मशीन, मशीन में आईसीटी, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, ये सारी चीजें मिलती हैं। एंड लास्ट वन होता है द विधि, विधि का मतलब क्या है आपका, द प्रोसेस और द प्रोसीजर बाय विच यू आर गोइंग टू टीच इन अ क्लासरूम। तो संचालित करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए जिस मेथड को आप यूज करते हो, जिस अप्रोच को आप यूज करते हो, वही आपका क्या कहलाता है, विधि। देन है डायमेंशन ऑफ अ क्लासरूम। अब डायमेंशन में किन किन चीजों पे आप बोलोगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट हो रही है। सबसे पहले मुझे आना चाहिए एज अ टीचर कि मैं फिजिकल डायमेंशन को कैसे यूज कर पाऊँ अपनी टीचिंग लर्निंग को इनहेंस करने के लिए। फिजिकल आ जाएगी, जैसे क्लासरूम सेटअप हो गया, वेंटिलेशन हो गए, अच्छे बेंचेस हो गए, ब्लैक बोर्ड हो गया, स्टेशनरी हो गया। देन आती है साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारी मेंटल चीज़ों से रिलेटेड है, जिसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत इजीली होता है, लाइक पंचुअलिटी है, इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है, आइडियल रोल ऑफ अ टीचर है। देन इसके बाद आती है एकेडमिक, पढ़ाई से संबंधित कि आपको कब यूनिट टेस्ट कंडक्ट करने हैं, कब आपको लर्निंग करानी है, कब अंडरस्टैंडिंग पे जाओगे, कब आप प्रोजेक्ट वर्क बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इसके बाद आती है सोशल एंड एथिकल। सोशल एंड एथिकल का मतलब है द रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड टीचर, द रिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, एंड देयर इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है कि आपको कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है, क्या आपकी क्लास के रूल रहेंगे, कैसे हम चीज़ों को डूज पे नोटिस करेंगे, डोंट्स पे नहीं करेंगे, हम बच्चों को ये बताएंगे ये चीज़ें आपको स्कूल में आके करनी है। तो इन चीज़ों से हमारा क्लासरूम जो मैनेजमेंट है वो पूरा निर्भर करता है। दीज आर द पिलर ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद आती है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन में मैंने आपको बताया द फिजिकल काइंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन योर क्लासरूम, सो द फैसिलिटीज और द सेटिंग ऑफ क्लासरूम
विद द फिजिकल मटेरियल, हमारे जो भी पदार्थ हैं उनके द्वारा जो भी चीजें सेटअप करी जाती हैं उन्हें फिजिकल डायमेंशन कहते हैं। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फर्नीचर, सबसे पहले तो बच्चों को प्रॉपर सिटिंग दोगे कि आप बिठा कैसे रहे हो अपने बच्चों को क्लासरूम के अंदर। इसके बाद है प्रॉपर लाइटिंग, वेंटिलेशन अच्छे से हो रहा है। देन स्पेशियस रूम है, अगर मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं तो आप इतने से रूम में नहीं बिठा सकते हो उसे, आपको एक प्रॉपर स्पेस भी चाहिएगा। इसके बाद है चॉक एंड डस्टर हैं आपकी क्लास में या नहीं है, चॉक बोर्ड है, अदर नेसेसरी चीजें हैं, जैसे नाउ द वाइट एंड ग्रीन बोर्ड इज ऑल्सो द नेसेसिटी ऑफ द क्लासरूम, ठीक है। देन प्रॉपर सेटिंग ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर अच्छे से अरेंज है या नहीं है, मान लो एक बेंच यहाँ पे है और एक बेंच ऐसे है तो आपको प्रॉपर सेटिंग भी नोटिस करनी है। देन नॉइज एंड पोल्यूशन फ्री, आपका स्कूल ऐसे एनवायरनमेंट में भी नहीं होना चाहिए जिसमें आप शोर ही ज़्यादा सुनते रहते हो या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो भी बच्चों का जो ध्यान है वो क्लासरूम में नहीं रह पाएगा। सो यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर क्लासरूम। तो भौतिक आयाम कौन से हुए जिसके अंदर आपकी कक्षा कक्ष की सेटिंग भौतिक चीज़ों पर ही निर्भर करती है, जैसे फर्नीचर हो गया, प्रकाश कैसा आ रहा है, कमरा बड़ा है या नहीं है, चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड ये है या नहीं है, प्रदूषण मुक्त और शोर मुक्त आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल डायमेंशन कौन से होते हैं, द डायमेंशन विच आर कनेक्टेड विद द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अ चाइल्ड। तो टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, हमारा जो अध्यापक है वो बच्चों के टुवर्ड्स कैसा बिहेवियर रखता है, कि वो एक बहुत कंसर्न्ड टीचर है या ऐसे ही है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करता रहता है, हिज और हर ड्रेसिंग इज नॉट दैट मच वेल, खुद नीटनेस एंड क्लीननेस का ध्यान नहीं रखते, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, पंक्चुअल नहीं है, तो इनका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इफ दीज ऑल आर फैक्टर्स आर वेरी पॉजिटिव, द स्टूडेंट्स ऑल्सो फॉलो देयर टीचर एज अ आइडियल वन। द स्टूडेंट्स आर द गोइंग टू इमिटेट द होल पर्सनैलिटी ऑफ अ टीचर। बच्चे अपने घर जाके बताते भी हैं कि मेरी मैम ऐसे कैरी करती हैं, मेरे सर ये चीज़ें ऐसे कैरी करते हैं, दे आर इमिटेटिंग, एक्टिंग भी करके दिखाते हैं। तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड एस्पेक्ट फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे पहले यही था टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, दूसरा अनबायस है, एक बच्चे का फेवरेटिज्म नहीं कर सकते हो, दूसरे की आप नेग्लिजेंस नहीं कर सकते हो। पंक्चुअलिटी, रेगुलर ऑन टाइम, ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन होनी चाहिए, केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी आपका बच्चों का बैठने का प्लान है, कैसे बच्चे कैसे बैठते हैं, कौन किसके साथ बैठा हुआ है, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुई है, दीज आर रोल नंबर वाइज और फ्रेंड्स वाइज, और the students are sitting in the groups also, calling the students by name, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब एक टीचर बच्चों का नाम जानता है तो उसे ए, येलो शर्ट, वाइट शर्ट ऐसे नहीं बुलाना पड़ता और वो उनके नाम से उन्हें प्रोनाउंस कर सकता है। देन नॉलेज अबाउट द एब्सेंटीज, बच्चे एब्सेंट क्यों हैं, अनुपस्थित क्यों हैं, उनके पीछे क्या रीजन रहा है इन सब का। एंड सिंपैथेटिक, बच्चे एक एज अ टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि व्हेन ही और शी इज डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, तो कब उसे सिंपैथेटिक होना है और कब सिर्फ उन्हें अंडरस्टैंड करना है। मतलब ये दोनों टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हेन ही और शी इज ऑब्जर्विंग, कब वो समझ रहा है और कब सिंपैथेटिकली बात कर रहा है और कब इन्वॉल्व हो रहा है बच्चों के साथ। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए टीचर को एक्ट करना होता है। तो मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, निष्पक्ष रवैया होना चाहिए, किसी पक्ष ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, समय की पाबंदी को कैसे फॉलो करते हैं, ड्रेसिंग सेंस कैसी है, चीज़ों को अवलोकन कैसे करते हैं, उनके छात्रों को नाम से कैसे जानते हैं। इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, कोई अनुपस्थित है तो वो क्यों है उसके बारे में भी थोड़ी खोजबीन करनी चाहिए। और ये समझदारी भी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए कि उसे किस समय पर किस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा रवैया करना है। ओके, तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं अभी तक, physical one and the psychological one. Psychological related with the mental ability and the physical related with the physical things. Okay? तो फिजिकल चीज़ें क्या हो जाएंगी जिसके अंदर आपकी कॉन्क्रीट चीज़ें प्रेजेंट है, चौक बोर्ड, डस्टर, फर्नीचर, लाइटिंग, एयरी रूम, वेंटिलेशन, noise free environment, and the psychological related with the discipline type of attitude, behavior, aspects, perception, the unbiased nature, इन दोनों से ओरिएंटेड है। ओके, इसके बाद है इंसिस्ट करेक्ट पोस्चर। ये टीचर को भी बताना चाहिए कि आप जो है बच्चों को ऐसे बताएं कि आपको बैठना कैसे, आपका सिटिंग पोस्चर कैसा रहेगा। मोटिवेशन टाइम टू टाइम टीचर को प्रोवाइड करनी होती है। डेफिनेट कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोटबुक, कब किस समय पर जो नोटबुक्स बच्चों को मिलती हैं उन्हें कलेक्ट करना है, व्हेन दे आर
ओवर विद देयर होमवर्क और द क्लास वर्क, और कंफर्ट जोन में भी बच्चों को रखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। एंड इट इज ऑल्सो द टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो एक हारमोनियस जो रिलेशनशिप है वो बच्चों के साथ बना के रखे। अब आप कहोगे मैम हारमोनियस रिलेशनशिप क्या होता है? द हारमोनियस रिलेशनशिप इज रिलेटेड विद द ऑल काइंड ऑफ, आपने ऑलराउंड डेवलपमेंट सुना है, उसी को बोलते हैं हारमोनियस डेवलपमेंट, इन विच द स्टूडेंट्स आर रिलेटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल भी पार्टिसिपेट करें, सोशली वो एक्टिव हों, इमोशनली स्टेबल फील करें। तो ये सारी चीजें, वोकेशनली भी आप उनको गाइड करते रहो, ये सारी चीजें कलेक्टिवली हारमोनियस डेवलपमेंट कहलाती हैं। तो आई थिंक आप साइकोलॉजिकल डायमेंशन से अच्छी तरीके से अवेयर हो। इसके बाद आती है एकेडमिक डायमेंशन। एकेडमिक डायमेंशन क्या होती है? जिसके अंदर आपको सिर्फ शिक्षण के बारे में ही ध्यान देना है। तो एकेडमिक इज रिलेटेड विद द ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम, कवरिंग द करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग द करिकुलम। आपको करिकुलम को कैसे ट्रांजैक्ट करना है, ट्रांजैक्ट करने का मतलब कैसे बच्चों को पढ़ाना है, इवेल्युएट कैसे करना है, और विद इन टाइम आपको सिलेबस और करिकुलम भी कवर करना होता है, तो वो सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। तो ड्यूरिंग द एकेडमिक यू हैव टू नोटिस द TLM, कितने TLM आपके प्रोवाइडेड हैं, कितने आप इंश्योर करोगे खुद को कि मुझे खुद से प्रिपेयर करने हैं। You know or ensure each and every students are attentive in a classroom. Planning the lesson plan, सबसे पहले आप घर से प्लानिंग करके आओगे। टीचिंग द होल क्लास, नॉट ओनली द वन। जब मैं भी टीचिंग करती हूँ इन क्लासरूम तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट वी हैव टू मेंटेन द आई कॉन्टेक्ट विद ईच एंड एवरीवन, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट करने से ये होता है बच्चे की अटेंटिवनेस बढ़ती है, और वो अगर किसी अदर एक्टिविटी में भी इंडल्ज है then he or she is able to think कि मैम मुझे नोटिस कर रही हैं, सर मुझे नोटिस कर रही हैं, तो अब मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देन फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं जो प्रिसाइज हों, ज़्यादा बड़े ना हों, ब्रीफ हों एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो, बच्चे आसानी से समझ पाए मैम पूछना क्या चाह रहे हैं। इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, सभी बच्चों का नंबर आना चाहिए, सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है आपकी क्लास में 4 अच्छे बच्चे हैं तो हमेशा वही आंसर कर रहे हैं, या 4 डल बच्चे हैं तो आप हमेशा उन्हें ही पहले खड़े कर देते हो। तो देयर इज विल बी द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, देन प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट, आपको समय समय पर जो बच्चों के लिए ठीक हो वैसा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अ टीचर शुड नो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एंड नेगेटिव भी अगर आपको इम्पार्ट करना है तो ऐसे नहीं करना है कि आप फटाफट बच्चों को बोल देते हो नो यू आर रॉन्ग सिट डाउन, ऐसे नहीं बोलना है। मतलब हमें बच्चों को अप्रिशिएशन भी साथ साथ प्रोवाइड करना है, लाइक दैट कि इफ द चाइल्ड इज नॉट द आंसर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द योर थिंकिंग और द अकॉर्डिंग टू द आंसर क्वेश्चन, तो आप बच्चों को प्रमोट कर सकते हो। यू आर गोइंग टू सीक द फर्दर नॉलेज, कि आप बच्चों से एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करो। मैं ऐसा टाइम भी आ सकता है कि बच्चे, आप अगर उसे प्रॉम्प्ट करके क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे सही आंसर पर भी पहुंच जाए। सो यू हैव टू बी नेगेटिव, गिवन टू बी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, बट नॉट द स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड टाइप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। देन है इंश्योरिंग इन्वॉल्वमेंट, आपको ये नोटिस करना है कि सभी बच्चे टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द पैराडाइम ऑफ नोइंग द टीचर इज वेरी स्मार्ट एंड गुड। देन प्रिपेयरिंग क्लियर एंड डेफिनेट असाइनमेंट्स, आपको टाइम टाइम पे जो होमवर्क प्रोवाइड करना है वो ऐसे हो कि क्लियर हो और बच्चे उसे कर भी पाए। चेकिंग रिटर्न वर्क, जितना बच्चा नोटबुक में नोट करता है, अपना होमवर्क करके लाता है, उसे ध्यान से चेक करना है। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करानी है, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन योर क्लासरूम। चॉक बोर्ड पे आपकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए एंड ऑल्सो लेजिबल। रिटन क्लीन का मतलब नहीं आप छोटे छोटे वर्ड लिख दोगे तो पीछे वाले बच्चे तो उसे देख ही नहीं पा रहे हैं, वैसा भी होना चाहिए। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी बच्चों को देनी है, जितनी आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कर सकते हो उतना बच्चों को इंडल्ज कराना है। कीपिंग एवरीथिंग रेडी टू स्टार्ट अ क्लासरूम, क्लासरूम में आने से पहले आप ये नहीं कर सकते मेरी नोटबुक नहीं मिल रही है, मेरे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मेरे पास तो चौक ही नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मेरे पास ये स्टफ नहीं है। तो आप क्लासरूम में जाने से पहले इन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखोगे। एंड द प्रॉपर फीडबैक, द लास्ट वन, बच्चे टाइम टाइम पे आपको भी फीडबैक दें कि आपको भी पता चले योर टीचिंग इज इफेक्टिव और नॉट। तो शिक्षण
शैक्षिक आयाम यही थे कि क्लासरूम को संचालित करने के लिए समय समय पर हर एक पहलुओं का ध्यान रखना है। वो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो सकते हैं, वो आपकी अधिगम सामग्री से रिलेटेड हो सकते हैं। प्रत्येक छात्र को सुनिश्चित करना है कि वो आपकी कक्षा कक्ष में क्या कर रहा है, गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। पाठ योजना आपको बना के रखनी है। आपको एक बच्चे की बजाय पूरी कक्षा को पढ़ाना है। जो आपके प्रश्न पत्र है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जो प्रश्नों का निर्माण है वो अकॉर्डिंगली करना है कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास कितना हुआ है, हम उन चीजों पे बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करा सकें। और आपका जो प्रश्न पत्र है वो स्पष्ट और निश्चित होना चाहिए, जितना आपने दिया है उतने में से ही आना चाहिए। गतिविधि आधारित आपकी टीचिंग हो। आप जो भी चॉक बोर्ड यूज कर रहे हैं उसका जो जितना भी आपने वर्क किया है वो पढ़ने योग्य होना चाहिए। आपको समय समय पर एनालिसिस करनी है, मीन्स अन्वेषण करते रहना है कि बच्चे अधिकतम लेवल पर रीच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कक्षा शुरू होने से पहले आपको सारा सब कुछ तैयार करके रखना है एंड छात्रों का जो मूल्यांकन है वो भी समय समय पर सही ढंग से आपको करना आना चाहिए। देन आते हैं सोशल एंड एथिकल डायमेंशन। मैंने कहा था सोशल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच आर रिलेटेड विद द सोशल बिहेवियर ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चा समाज में कैसा बिहेव कर रहा है, व्हाट आर द वैल्यू एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड। तो फर्स्ट है टीम वर्क और ग्रुप वर्क बच्चों को सिखाओ कि आप यू आर नॉट द इंडिविजुअल वन, यू वी ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। There is a healthy relationship between teacher and there is a healthy relationship between students and student, and also that there is a healthy relationship between students and teacher. इसके बाद है कंपटीशन बच्चों में हेल्दी कराना है। देयर विल बी नो टाइप ऑफ सच कंपटीशन कि बच्चे एक दूसरे को राइवल ही समझने लग जाए, विरोधी समझने लग जाए। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आपको देनी है। समय समय पे आपको बच्चों को बताते भी रहना है कि इनसे आपको क्या शिक्षा मिलती है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी गतिविधियां एक्टिविटीज करा रहे हो उनको अच्छे से कराओगे। क्लियर? बाद है सामाजिक और नैतिक आयाम। सामाजिक और नैतिक आयाम का क्या मतलब है? सामाजिक पहलुओं में छात्रों का सामाजिक विकास से है। नैतिक आयाम में मतलब बच्चों के जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जो मूल्य सहित है, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक अध्यापक और एक छात्र के बीच का रिलेशन का ध्यान रखना है, अध्यापक और अध्यापक के बीच का, और स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट, विद्यार्थियों के बीच में भी आपस में कैसा रिलेशन है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो हेल्दी कंपटीशन होता है वो बना के रखना है, और एक्टिविटियों का ऑर्गेनाइजेशन करना है। इसके बाद आती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज नॉट अदर थिंग देन इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपको किसी स्थान पे कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या क्या चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। तो डिसिप्लिन इज द कोर ऑफ द क्लासरूम, मतलब ये हृदय है किसी क्लासरूम का। एंड डिसिप्लिन रेफर टू द कोड ऑफ कंडक्ट बाय द फॉलोड बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट ऑल्सो द टीचर, टीचर अध्यापक और छात्रों को कैसे किसी कक्ष में बिहेव करना है उसके बारे में पता हो। फोकसिंग ऑन द डूज एंड डोंट्स रादर देन द डोंट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे क्या गतिविधि करें, इससे ज्यादा ये ध्यान नहीं रखना कि बच्चे क्या गतिविधि ना करें। अगर आप बच्चों को करने वाली गतिविधियों में ज्यादा इंडल्ज रखोगे तो ना करने वाली चीजें वो अपने आप ही कम करेंगे। गुड कंडक्ट रखने हैं, हाई स्टैंडर्ड रखना है। हाई स्टैंडर्ड का मतलब उनकी वैल्यू स्टैंडर्ड्स को हाई रखना है। फर्मनेस और कंसिस्टेंसी, आप बच्चों को कहो आप ऐसा वेट ना करें कि आपको एक रात पहले जाके पढ़ना पड़े। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको धीरे धीरे चीजों को पढ़ना है और उन्हें अपने जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उनमें ऐड करते चलना है। माइनर इश्यूज बच्चों के अटेंड करें कि वो मेजर ना बन सकें। सेल्फ सोशल डिसिप्लिन भी सिखाएं कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो आपके डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए, ना कि मैं डंडा मार के या हमेशा बोल के या फिर कोई डांट लगा के ही सिखा सकूं। डू दैट पॉजिटिवली। एंड अगर बच्चों को ये सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाएगा कि हमें शांत रहना है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो वो अपने आप ही हो जाएंगे। बीइंग जस्ट फेयर, मतलब बच्चों के सामने आपको कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। अब्यूजिंग और एंगर इश्यूज नहीं शो करने हैं। पर्सनल प्रॉब्लम अवॉइड करनी है कि ना तो बच्चे ज्यादा डिस्कस करें ना ही आप डिस्कस करो। एक्ट एज अ रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट। देन प्रोवाइड रिवॉर्ड्स फॉर द गुड बिहेवियर। इफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग वेरी गुड इन देयर क्लासरूम, तो आपको उनके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो। इट इज रिवॉर्ड्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बट नॉट ऑलवेज। अनुशासन क्या है? अनुशासन कुछ नहीं है, बच्चों को कैसी आचार संहिता के अंदर
आचरण करना है, यही हमारा अनुशासन है। अच्छे आचरण, अच्छा मानक देना है आपको, दृढ़ता बना के रखनी है, निरंतरता बतानी है, छोटी छोटी समस्याओं पे ध्यान देना है कि वो समस्याएं बड़ी ना बने। सामाजिक अनुशासन उन्हें बताओ कि आप बेटा स्वयं से करो, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रहो, एक आदर्श के रूप में खुद को प्रस्तुत करो। एंड अगर बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो आप उसे उपहार भी दे सकते हैं। इसके बाद है पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। अब पॉजिटिवली आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको क्लास बहुत अच्छे से मैनेज करनी है सकारात्मक होके, सकारात्मक होके अगर आपको क्लासरूम मैनेज करनी है तो कैसे करोगे? फर्स्ट है बच्चों का वेलकम करो ऐसे एनवायरनमेंट में जिससे बच्चे खुद ही पढ़ना जाने। देन है पॉजिटिव बिहेवियर एंड मैनेजमेंट, बच्चों के साथ अपना जो व्यवहार भी है उसको भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखोगे। लर्निंग बहुत रिलेवेंट होनी चाहिए, जो बच्चों के लिए उपयोगी हो उतना ही पढ़ाओ। पॉजिटिव एक्शंस लेनी है, रीइंफोर्समेंट करना है बिहेवियर में। रीइंफोर्समेंट मैंने अभी बताया है कि बच्चों को पुश करने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो, लॉ ऑफ यूज कि आप रिपीट करा रहे हो, एंड डिसयूज। डिसयूज का मतलब अगर बच्चा आज एक क्वेश्चन करके लाया है तो आप उसकी प्रैक्टिस कराओगे कि वो बार बार वही क्वेश्चन अच्छे से कर पाए। डिसयूज का मतलब आज गलत करके आया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा इसे बार बार यूज ना करे, ये अपने बिहेवियर में ना ले आए। रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चे को कोई चीजें अट्रैक्ट कर सकती हैं तो वो सारी विजुअल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हो सकते हैं। देन इंस्ट्रक्शनल टाइम, इसीलिए हमारा पीरियड लग जाते हैं हमारे कि 40 मिनट का हो, 20 मिनट का हो। पॉजिटिव एटीट्यूड, मैंने पीछे भी आपको बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है टीचर को अपना व्यवहार जो है बच्चों के प्रति कभी भी अब्यूजिव और एंगर के साथ ओरिएंटेड नहीं रखना चाहिए। आई ऑल्सो एलिब्रेट द हार्मोनियस रिलेशनशिप, मतलब फिजिकली अगर बच्चे कैसा काम कर रहे हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, सोशली बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं तो भी आप एज अ गाइडेंस और फैसिलिटेटर की तरह काम करो। फ्लेक्सिबिलिटी हो बच्चों के पास, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अगर बच्चा रनिंग नहीं कर सकता है तो वो खो खो खेल ले, और ये भी नहीं कर सकता तो चेस खेल ले, है ना। हमें ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है। तो सकारात्मक कक्षा प्रबंधन क्या है? हमें कक्षा में ऐसा सकारात्मक व्यवहार करना है, वातावरण देना है, सीखने के ऊपर रखना है, शिक्षा को बहुत अच्छा सकारात्मक बनाना है, कक्षा कक्ष के जो संसाधन है उनका प्रभावपूर्ण उपयोग करना है, प्रबंधन रखना है, दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक रखना है, और उनके अंदर एक जो वी फीलिंग है वो हमें क्या करनी है? डेवलप करनी है। मैनेजिंग अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब आप देखो, पहले समझो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सुना है कभी वर्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट? कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? जिसके अंदर आप चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो, चीजों की संरचना कर रहे होते हो। लाइक अगर आप इतने बड़े बच्चे हो तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन दे दूं, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासरूम मैनेजमेंट, तो जो मैंने बोला आप एज इट इज रट्टा मार लोगे, या मैम ने पीपीटी बनाई है इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अभी नोटबुक में नोट कर लें, क्या आप एज इट इज लिख सकते हो? बट अब जब हम छोटे बच्चे थे, अगर हमें 1 से 1.5 लाइन का आंसर मिलता था, हम डिट्टो रट्टा मार लेते थे और वही पेपर में लिख देते थे। but now you are able to construct your knowledge, you are able to understand the topic and you can reflect that on your paper। तो जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो आप उसके लिए जितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हो आप उसे उस पेपर में वैसा ही उकेर देते हो। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वो होती है जिसके अंदर आप बच्चों की जो नॉलेज हो उसकी संरचना कर रहे हो, ऐसे क्रिएटिवली डिजाइन कर रहे हो कि बच्चे आगे जाके चीजें खुद से डिस्कवर कर पाएं, खुद से इनोवेट कर पाएं। तो पहला है एक्टिवेटिंग प्रायर नॉलेज। whenever you go for the classroom, firstly connect your prior knowledge, students prior knowledge with the new knowledge। पहले जानो कि बच्चों को कितना समझ ऑलरेडी आता है, ठीक है, ऑलरेडी कितनी समझ उन्हें पहले से है टॉपिक की। देन एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, अब उन्हें प्रिपेयर करो कि आप नई नॉलेज को गेन कर सकते हो। जैसे मेरे बच्चों को पता था क्लासरूम भी क्या होता है और मैनेजमेंट भी क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे। आपको ऑलरेडी नॉलेज है बट मैं आपकी पुरानी नॉलेज में कुछ ना कुछ नया डाल के आपको क्लासरूम मैनेजमेंट सिखा दूंगी। देन बच्चों को सिर्फ रट्टा ना मरवाओ, क्रैम ना करवाओ, आप ऐसी एबिलिटी डेवलप करो कि बच्चा अंडरस्टैंड करे। अब बच्चों के पास पुरानी नॉलेज है, न्यू नॉलेज है, यू आर कनेक्टेड विद द न्यू नॉलेज, द प्रायर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर दे। इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चे ने अभी नॉलेज गेन करी है उसे कहीं यूज भी कर पाए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग होता है
जितना आपने सीखा मिरर के इस साइड, आप उसे मिरर के दूसरी साइड वैसा ही दिखा पाओ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्टिंग द नॉलेज। ठीक है, इसके बाद आता है हिंदी में है ये, एक रचनात्मक कक्ष का प्रबंधन कैसे करना है। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना है, नया ज्ञान प्राप्त करना है, नए ज्ञान को समझाना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है। फोर्थ है उसे उपयोग में कैसे लाना, और फिफ्थ है आप में वो नया ज्ञान झलकना चाहिए कि हाँ अब आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। क्लियर? देन कंस्ट्रक्टिंग क्लासरूम कैन बी मैनेज्ड बाय अडहेरिंग द फॉलोइंग। अगर आपको क्लासरूम को कंस्ट्रक्टिविस्ट बना लिया है तो आपको अपनी क्लासरूम को मैनेज करते वक्त इन पॉइंट्स का तो जरूर ध्यान रखना है। किसी भी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में मैंडेटरी होगा कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे। टीचर्स को सारी एक्टिविटी प्लान तो करनी है, रिसोर्सेज तो देने हैं, फैसिलिटेशन तो देना है, बट कार्य करने वाले जो पैराडाइम्स हैं वो आपके स्टूडेंट्स ही होंगे। दूसरा, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है वो डिपेंड करती है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज रादर देन यू आर डिक्टेटिंग द होल थिंग और यू आर दे आर जस्ट क्रैमिंग दैट होल थिंग। यहाँ पे आपको जो नई नॉलेज है उसे वेरीफाई करना भी सिखाना है, एक्सप्लोर खोजना भी सिखाना है, और जनरेट करना, खुद से भी बना सकते हो ये भी बताना है बच्चों को। ठीक है, तो रचनात्मक कक्षा में जो शिक्षक है उसकी भूमिका क्या रहेगी, वो सुविधा प्राप्त कराता रहेगा और ध्यान रखेगा और ऐसे अवसर बच्चों के सामने देगा जिससे बच्चे काम कर सकें। रचनावाद क्लासरूम में एक चीज और ये है कि चीजों को पता लगाएं, वेरीफाई सत्यापित करें और अपनी नॉलेज को खुद से जनरेट करें, मतलब खुद से उत्पन्न भी करें। देन आता है थर्ड, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होता है वो सारा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देखो आप सब लेसन प्लान बनाते हो ना, सब लेसन प्लान बनाते हैं। लेसन प्लान की सीक्वेंस किसी को पता है? पहले लिखते हो आप जर्नल ऑब्जेक्टिव्स, फिर लिखते हो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें लिखते हो। इससे नेक्स्ट स्टेप आपका होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। फिर ये करने के बाद आप अनाउंसमेंट कर देते हो टॉपिक की। देन प्रेजेंटेशन करते हैं हम। इसके बाद रीकैप करते हो कि तुमने आपने जो पढ़ाया वो बच्चों ने कितना सीखा। रीकैप करने के बाद हम क्या करते हैं, हम होमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हम क्या प्रोवाइड करते हैं? होमवर्क। तो ये चीजें ऑर्गेनाइज रहना, पहले होमवर्क नहीं दे सकते बिना पढ़ाए। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि यू आर रनिंग विद अ सीक्वेंस व्हिच आर वेरी मच साइंटिफिक इन नेचर। क्लियर? ठीक है, तो फिफ्थ क्या था, वी शुड ऑर्गेनाइज ईच एंड एवरीथिंग एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू पार्टिसिपेट विद द स्टूडेंट। बच्चों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है एंड ऑल्सो प्रॉम्प्ट योर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट in these activity very friendly, and this is also a very good for a constructivist classroom and it will be very fruitful for the students. तो टीचर्स हाईलाइट करेगा क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट में आपको देने वाला हूँ। एंड मैंने अभी पीछे बताया यू हैव टू कनेक्ट द प्रायर नॉलेज विद द एडवांस और न्यू नॉलेज। ओके, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को ये चीजें करनी है कि हर एक बच्चा जो है सक्रिय रूप से भाग ले सके। बच्चे उन चीजों पे अपनी अवधारणाएं ना बनाए, उन चीजों के पुराने ज्ञान से जोड़ के नए जो उन्नत ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए हम चीजों को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। एंड टीचर शुड यूटिलाइज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला था कि हमें जो बिहेवियर रखना है बच्चों के सामने वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक होना चाहिए। तो साइंटिफिक बनाने के लिए बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करनी है। समय समय पे बच्चों के सामने समस्या तो आएंगी ही, तो बच्चों को ये सिखाना है कि यू आर creator of your life and you can explore the problem, you can also resolve your problem itself. एंड टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो समय समय पे क्या करा सके, डिस्कशन रखवाए, डिबेट्स रखवाए, इंश्योर करे कि इन दैट डिबेट्स एंड डिस्कशन एवरी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग विद द वैलिडेशन ऑफ द नॉलेज, कि उनकी चीजों पे बात करे जिनके बारे में आप बात कर रहे हो या बात करना चाहते हो। तो समस्या समाधान पद्धति की बनानी है, परियोजना पहले से बना के रखनी है, वाद विवाद करवाना है, सृजनात्मकता बढ़ेगी इससे, और छात्रों को ये समझाना है कि उस चर्चा के अंदर हर एक छात्र भाग ले सके। ठीक है,
नाइन्थ है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने अभी आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया है कि अगर आपको किसी कक्षा में कोई चीजें डिलीवर भी करनी है तो आपको कैसे चलना है। आपको पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, बच्चों की प्रायर नॉलेज को जांचना है, देन न्यू नॉलेज के साथ कंबाइन करना है, फिर आपको अपना एग्जीक्यूशन करना है, आपने जो भी प्लान बनाया है अपने क्लासरूम में आने से पहले, फिर उन सारी चीजों को रिकैप करना है, देन यू आर एबल टू प्रोवाइड द होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको क्रम अनुसार ही चलना है। एंड व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स यू हैव टू बी द थ्योरेटिकल, कब आपको रिटर्न में करवाना है, क्वेश्चन आंसर सुनने हैं, देन वन फैक्चुअल विद द स्टूडेंट्स, फैक्चुअल मतलब ऐसी ही चीजें बात करें जो हमारी वेरीफाई हो पाए। तो कब आपको माइंड मैपिंग सिखानी है, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट कराना है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए। तो मैंने क्या समझाया कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से चलना है। क्रोनोलॉजिकल मतलब आपको एक कर्म के अनुसार चलना है। दूसरी चीजें हैं, आपको समय समय पर डायग्राम बच्चों को दिखाने हैं। कोई चीजें अगर आप ऐसे ही एलेबोरेट नहीं कर सकते तो आप उसकी आकृतियां बनवा सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखना है, ठीक है, और मूल्यांकन बहुत अच्छे से करवाना है। क्लियर। देन आता है हमारा द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हेल्प इन। अगर आप अपनी क्लासरूम को नॉर्मल क्लासरूम ना रखते हुए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रखते हो तो क्या फायदा होगा आपकी टीचिंग के लिए। पहली बात है, बच्चों की जो है क्या बढ़ेगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी की। बच्चे चीजें अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं, टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। देन क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, वो चीजों को लॉजिकली सोचना स्टार्ट करेंगे। हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाएगा, लर्निंग बहुत जॉयफुल हो जाएगी, बच्चे खुद से करते हैं तो मोटिवेटेड भी रहते हैं। कैपेबिलिटीज बढ़ेगी बच्चों की कार्य करने की, मतलब इनेट कैपेबिलिटी है उन्हें डायरेक्शन मिल जाएगी। इनेट मतलब जो जन्मजात उनके अंदर है। दूसरा, रिटेन होगी नॉलेज, कुछ समय के साथ भूल नहीं जाएंगे बहुत जल्दी से, और उसी नॉलेज को आप यूटिलाइज उपयोग में ला सकते हो। एंड इससे जो क्या होगा, जो टीचर है और स्टूडेंट्स हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे किसी कक्षा कक्ष में। तो रचनात्मक कक्षा की अवधारणा से क्या हेल्प होगी, शिक्षक और स्टूडेंट दोनों विद्यार्थी रचनात्मक होंगे। आलोचना का विकास होगा। आलोचना का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता, यहाँ आलोचना का मतलब ये भी है अगर टीचर ने कुछ पढ़ा दिया तो बच्चे उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। आनंदपूर्ण माहौल होगा, नई चीजों का निर्माण होगा, और जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनका उपयोग करते हुए बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी बताएगा। इसके बाद आती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। पहले वो कराने से पहले मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ। दिस वन इज अ सिंपल क्लासरूम, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का बच्चा है। फिर इसके बाद आती है हमारी स्पेशल काइंड ऑफ क्लासरूम। इसके अंदर हमारे पास स्पेशल बच्चे हैं जिन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, कान नहीं है, जो भी रीजन है। इसके बाद आते हैं हमारे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, हमारे पास ये पूरा स्कूल है और इसी स्कूल में स्पेशल बच्चे वही आ रहे हैं, बट उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो अलग से गिवन है। उन्हें एक लिमिट तक वहाँ रख दिया जाता है कि आप इस एरिया में ही रहोगे। फिर इसके बाद आता है हमारा इंक्लूसिव। दिस इज वेरी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, जिसके अंदर हमारी पूरी क्लासरूम के अंदर सिंपल बच्चे भी हैं, स्पेशल बच्चे भी हैं, और हमारे जितने भी डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड हैं जो किसी भी रीजन से कक्षा कक्ष में नहीं आ पाते हैं या बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं, फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड हैं, वो सारे भी एक ही कक्षा कक्ष में एक ही जगह रहते हुए पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम समझ आया। मैंने इंटीग्रेटेड भी बताया है। दिस इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ स्पेशल प्लेस फॉर द स्पेशल चाइल्ड एंड द नॉर्मल चाइल्ड। है एक ही जगह पर उनके लिए स्थान अलग अलग है। एंड इंक्लूसिव क्लासरूम सभी एक ही जगह है। जैसे हमारे हाथ में पांचों उंगलियां अलग अलग हैं पर एक ही जगह बंधी हुई हैं, ऐसे इंक्लूसिव क्लासरूम में भी सब एक ही जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसके अंदर ना मैं आपको मॉडल सिखाऊंगी। हमारे पास मेनली 4 टाइप के मॉडल हैं और वो किसके अंडर आते हैं, को टीचिंग मॉडल के अंदर। ठीक है, तो को टीचिंग मॉडल के अंदर फर्स्ट है, को टीचिंग मॉडल पहले समझो क्या होता है। को टीचिंग मॉडल होता है जिसके अंदर 2 टीचर होते हैं, एक नॉर्मल टीचर और एक होता है स्पेशल टीचर, जो दोनों साइमल्टेनियसली एक क्लास में काम कर रहे होते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए।
इसके बाद कुछ जनरल एजुकेशन होती हैं और कुछ स्पेशल एजुकेशन होती है, तो दोनों के टीचर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं कि हम स्पेशल ग्रुप को भी असिस्ट कर सकें और हमारे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी असिस्ट करें। और इससे क्या होता है, वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड हमें मिल जाते हैं, जिससे बच्चों की जो ऑल नीड्स हैं दे आर गॉट सेटिस्फाइड। ओके, इसके बाद सह शिक्षा मॉडल क्या है, जिसके अंदर दो शिक्षक होते हैं, दोनों एक ही कक्षा में साथ में काम कर रहे होते हैं। एक जो है हमारा बहुत सामान्य शिक्षा करता है और एक विशेष शिक्षा देता है, जिसका उपयोग करते हुए क्लासरूम के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें बहुत अच्छे से अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद है फर्स्ट, दिस वन इज द फर्स्ट वन, इंटरेक्टिव क्लासरूम। इंटरेक्टिव क्लासरूम में क्या होता है, वी शिफ्ट द रोल, ये टीचर है ये स्टूडेंट है, यहाँ पे रोल शिफ्ट कर रहे हैं। इंटरेक्टिव क्लासरूम का मतलब है पहले टीचर बोलता रहता है, ट्रेडिशनल में टीचर ही क्वेश्चन पुट करता है, टीचर ही सारी चीज कर रहे होते हैं। इंटरेक्टिव क्लासरूम्स में जो है इंस्ट्रक्शंस या तो स्मॉल ग्रुप को दे दी जाती है, मॉनिटर्स को दे दी जाती हैं, जिसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, सारे बच्चे खुद ब खुद पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। मैम इसका आंसर क्या है, ये चीजें कैसे प्रेजेंट होगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये हम करके दिखाएंगे। तो इंटरेक्टिव क्लासरूम है जिसके अंदर बातचीत बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, एंड वी शिफ्ट द रोल, देयर इज अ रूल ऑफ 30-70, मतलब यहाँ पे टीचर जो है 30% रिएक्ट कर रहा है, सॉरी, और स्टूडेंट जो है 70% रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आती है अल्टरनेटिव क्लासरूम। अल्टरनेटिव क्लासरूम का मतलब क्या है, यहाँ पे वन टीचर लीड्स द स्मॉल ग्रुप, जिसके अंदर एक टीचर जो है छोटे ग्रुप को पढ़ा देता है और वही छोटा ग्रुप क्या बन जाता है, खुद टीचर बन जाता है और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अपने जो पीयर्स हैं उनको पढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेटिव टीचिंग में टीचर्स फाइंड देयर अल्टरनेटिव, तो वो हमारे मॉनिटर्स हो सकते हैं या द गिफ्टेड चाइल्ड हो सकते हैं। तो बच्चा ज्यादा सीखता है जो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहता है। इसके बाद आती है पैरेलल टीचिंग, मतलब समांतर शिक्षण। यहाँ पे दो ग्रुप में बांट दिया पूरी क्लास को, ये वाले और ये वाले, मतलब ग्रीन वाले आ गए हमारे नॉर्मल, ये हमारे स्पेशल चिल्ड्रन आ गए। तो इन्हें स्पेशल टीचर काम करा रहे हैं और नॉर्मल बच्चों को नॉर्मल टीचर काम करा रहे हैं। तो कुछ मिक्स एबिलिटीज के या फिर स्पेशल एबिलिटीज के जो बच्चे हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं और सेम मटेरियल के साथ आप दोनों ग्रुप को पढ़ा रहे होते हो। देन आती है स्टेशन टीचिंग। स्टेशन टीचिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे ना छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हैं, जैसे 8 बच्चे इस ग्रुप में बैठे हैं, 8 बच्चे ये बैठे हैं और 8 बच्चे ये बैठे हैं। पहले टीचर इन्हें काम करा रहा है, फिर यहाँ से इनके पास आ जाएगा, इन्हें काम कराएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा और ये टीचर यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पढ़ाएंगे। तो स्टेशन टीचिंग क्या होती है, देयर इज अ वेरियस काइंड ऑफ स्टेशन इन अ क्लासरूम एंड द बोथ टीचर आर गोइंग टू टीच ईच एंड एवरी ग्रुप बाय ऑन अ स्टेशन, डिफरेंट स्टेशन पे पढ़ाए जा रहे हैं। देन हमारे पास सेकंड है ये को टीचिंग। समझ आ गया आपको, 4 डिजाइन थे, ये मैं बता चुकी हूँ। को टीचिंग में कौन कौन से थे देख लीजिए। इंटरेक्टिव, बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर कम पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकंड है ऑल्टरनेटिव, जो टीचर है वो किसी ट्रेनी को या स्पेशल टीचर को टीचर को बता देते हैं और फिर वो जाके क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं। थर्ड आता है हमारा पैरेलल, जिसके अंदर पूरी कक्षा कक्ष को 2 भागों में बांट दिया जाता है और दोनों टीचर उन्हें पैरेलली पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। स्टेशन टीचिंग का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कक्षा कक्ष को एक छोटे छोटे स्टेशन में बांट दिया जाता है, जैसे ट्रेन पहले यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे ही टीचर हर एक स्टेशन पे रुक रुक के पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। देन आता है यूनिवर्सल डिजाइन, दिस वन इज द सेकंड वन, पहले को टीचिंग था, दूसरा यूनिवर्सल डिजाइन है। यूनिवर्सल डिजाइन है, क्यों ना हम स्पेशल और नॉर्मल बच्चों को एक ही समझे, तो हम कुछ ऐसे तरीके लेके आए जिससे हमारे नॉर्मल बच्चे भी पढ़ पाए प्लस स्पेशल बच्चे भी पढ़ पाए। जैसे वीडियोस ले आऊं, बहुत आसानी से पढ़ लोगे आप लोग। देखो अगर मैंने ये यूज कर लिया है तो आई थिंक आप लोगों को ये चीजें यूज करने से बहुत आसानी मिल गई होगी कि मैम क्या कहना चाह रही है। मुझे चीजें ना हर बार डिजाइन नहीं करनी पड़ेंगी। पैरेलल टीचिंग में भी आपको समझ आया, एक ये ग्रुप है द पर्पल वन, एक ग्रीन वन। अल्टरनेटिव में समझ आया, टीचर जो 7-8 बच्चों को पढ़ा रहा है, वही बच्चे जाके अपने ग्रुप्स को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव का मतलब बच्चे देखो फटाफट हाथ उठा रहे हैं, मैम मैं बताऊं, सब बोल रहे हैं, मैम को आंसर कर रहे हैं। ठीक है। तो यूनिवर्सल डिजाइन का मतलब समझ आया, क्यों ना हम ऐसे डिजाइन बनाए जिसके लिए सभी बच्चे, चाहे वो नॉर्मल हों चाहे वो स्पेशल हों, अपने जितने पॉसिबल वेज हैं काम कर पाए। रियल ऑब्जेक्ट कुछ दिखा के करा रहे हो, वर्बल क्यूज दे रहे हो, हम ना क्लूज देते जा रहे हैं बच्चों के, ये हो सकता है। ठीक है।
ऐसे आती है हमारी, म्यूजिक से करा सकते हो, पिक्चर से करा सकते हैं, नॉन वर्बल क्यूज करा सकते हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ किसके, यूनिवर्सल डिजाइन के। थर्ड आता है हमारी लाइफ स्किल ट्रेनिंग। लाइफ स्किल मतलब आपको उनके जीवन को जीने के लिए जो जीवन कौशल हैं उनको ऐसे बनाना है, डिजाइन करना है कि बच्चे क्या कर पाए, इजीली काम को कर पाए। फर्स्ट है हमारा स्पाशियल इंटेलिजेंस। स्पाशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जब आपको कोई चीजें लर्न करानी होती है तो उन्हें आप दृश्य जो सामग्रियां होती हैं उनके साथ अगर दिखाते हो, विजुअल चीजों के साथ। विजुअल एंड स्पाशियल इंटेलिजेंस आर वेरी मच को रिलेटेड, जिसके अंदर आप बच्चों की जो इंटेलिजेंस है उन्हें चीजें दिखा के कर रहे हो। तो देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल में बच्चों को संगठन करना सिखाते हैं। मान लो बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, अभी गर्मियां चल रही हैं, आगे जाके सर्दियां आ जाएंगी, तो बच्चे ना डिफरेंशिएट कर पाए कि दीज आर द क्लोथ्स फॉर द समर एंड दीज आर द क्लोथ्स फॉर द विंटर। तो ऑर्गेनाइजेशन समझ आएगी। सोशल स्किल्स का मतलब सोशल स्किल्स में वो इंटीग्रिटी सीख पाए, रिस्पेक्ट कर पाए एक दूसरे की, मॉरल वैल्यूज पे बात कर पाए, ट्रूथफुलनेस हो जाए, ओबीडियंट हो जाए, ये सोशल स्किल्स के पार्ट है। देन इसके बाद अदर वैल्यूएबल स्किल में आप आ सकते हैं, जैसे कुछ स्किल्स होती हैं जो उनकी डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई। ऐसे जो स्किल हैं इनको इनहेंस करा के भी आप बच्चों की इंटेलिजेंस को इनहेंस कर सकते हैं। देन फ्लेक्सिबल बिहेवियर, बच्चों के साथ हमेशा जो है बिहेवियर बहुत फ्लेक्सिबल रखना है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, इफ द स्टूडेंट इज नॉट वेरी मच विलिंग टू डू रनिंग, तो वो ऐसे गेम्स खेल सकता है जिसमें वो फिजिकल एक्टिविटी कम कर सके, मेंटल एक्टिविटी ज्यादा कर सके। कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चे एक दूसरे के साथ सह सहयोग करते हुए पढ़े कि भाई मुझे ये समझ आ गया है, चलो मैं आपको ये समझा देती हूँ, जैसे मुझे क्लासरूम मैनेजमेंट समझ आ गया है, मैं आपको समझा रही हूँ। देन डेवलप इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ चीजों के साथ जुड़ के काम कर सकें। कि मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया कि यू हैव टू प्रिपेयर द TLMs, तो आप क्या करोगे अकेले से, अगर मान लो आप कार्डबोर्ड पे बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपको ड्राइंग नहीं आती, तो वो आपका फ्रेंड कर देगा, वो ड्राइंग आपका बना देगा। तो दीज आर द इंटीमेट रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स, कि वो एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बन जाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बच्चों को जान जाओ आप कि कब उन्हें कैसी जरूरत है। इसके बाद वेराइटी ऑफ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव लेके आओ, पॉजिटिव में भी आप वर्बल लेके आओ और नॉन वर्बल लेके आओ। वर्बल का मतलब कब आपको बोलना है वेरी गुड, शाबाश। नॉन वर्बल में सीधे आप क्लैप करने लग जाओ, गेस्चर्स चेंज कर दो, कमर थपथपा दो, तो ऐसे रीइंफोर्समेंट लेके आने हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, मैंने आपको कई बार बताया अभी इसी क्लास में कि वी हैव टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ेगा। देन प्लीजेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक अच्छा खुशनुमा क्लासरूम एनवायरनमेंट देना है। फ्लेक्सिबल असेसमेंट करनी है, डू अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ अ चाइल्ड। अगर एक बहुत गिफ्टेड बच्चा है तो आप उसकी छोटी गलतियां भी निकाल सकते हो कि बेटा आपको इन पे भी वर्क करना है। बट एक बहुत डल स्टूडेंट है और एक मैथ्स का वर्क कर रहा है, उसने जोड़ दिया और लिखने में उसने गलतियां कर दी हैं, मतलब आपको आंसर लिखवाना भी है कि द सम ऑफ 23 एंड 45 इज दिस, तो वहां पे बच्चा ना मिस्टेक्स कर रहा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप वहां पे उसे डिमोरलाइज नहीं करोगे। सिंपल लैंग्वेज एंड पॉजिटिव वॉइस रखनी है, बहुत मतलब जैसे मीठा बोलते हैं ना वैसा बोलना है। देन कोलैबोरेशन से सहयोग और संगठन बना के रखना है बच्चों के बीच में, कि वो बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़ के एसोसिएटेड एक्टिविटीज भी कर सके। तो जीवन कौशल बढ़ाने हैं, विशेष बुद्धिमत्ता पे ध्यान देना है, दृश्य बुद्धिमत्ता पे ध्यान देना है। मूल्यवान कौशल जितने भी थे, सहयोग हो गया, अहिंसा हो गई, अनुशासन हो गया, व्यवहार लचीला रखना है, सहकारी मतलब जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना शिक्षण अधिगम कर रहे हैं, तो विकास पे ध्यान दे रहे हैं। शीघ्र पहचान, उन बच्चों की पहचान आपको अर्लियर ऑफ द पीरियड ही कर लेनी चाहिए कि दीज आर द वेरी गिफ्टेड वन, दीज आर वेरी डिसएडवांटेज चाइल्ड। सुदृढ़ीकरण, बच्चों को एक दृढ़ निश्चय दे देना है, हमें चरण के अकॉर्डिंग चलना है, कर्म के अकॉर्डिंग चलना है, एक सुखद वातावरण देना है, लचीला मूल्यांकन करना है, और आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो बहुत सकारात्मक और सरल हो। ठीक है। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्लासरूम मैनेजर। एज अ टीचर आप एक अच्छे क्लासरूम मैनेजर कब कहलाओगे? आपके पास सबसे पहले नन अदर देन आपकी सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस होना ही होना चाहिए, आपके पास आपकी सब्जेक्ट की मास्टरी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज भी हो। अगर बच्चे आए क्लास में आपसे पूछ ले सर G20 का क्या मतलब है, मैम G20 का क्या मतलब है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए।
पैशनेट फॉर द लर्निंग। टीचर हो तो ये मत समझ जाओ कि मैं तो टीचर बन गई, अब मुझे कुछ नहीं करना, नहीं, आपका लर्निंग फेज अब और ज्यादा एक्टिव हो गया। अब आपके पास स्वयं की लर्निंग के साथ साथ 40 बच्चों की लर्निंग के भी एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। देन एक्सप्रेशन पावर, टीचर को बहुत सारे गेस्चर मेंटेन रखने हैं, कब आपको आंखों से डरा देना है, कब आपको स्माइल करना है, कब आपको कैसे गेस्चर्स देने हैं कि बच्चे आपके एक्सप्रेशन से समझ जाएं कि यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग। प्रोग्रेसिव आउटलुक रखना है कि बच्चे जो हैं बढ़ोतरी करते रहें। आज बच्चे ने 20 में से 10 नंबर लिए हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग की जांच करो, फिर देखो कि वो आगे भी डेवलपमेंट कर सके। इसके बाद हायर इंटेलेक्चुअल, उसका जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो हाई होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो नॉर्मल एक पर्सन होता है उससे आपको अच्छे से अच्छा अपनी इंटेलेक्चुअल पावर रखनी है और बौद्धिक विकास भी करते रहना है। यू हैव टू बी रिसोर्सफुल, आपके पास सारे रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हो। अलर्ट, बच्चों का देखो कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एन इनिशिएटिव, इफ द स्टूडेंट इज नॉट विलिंग टू डू, तो आपको जगह जगह पे इनिशिएट करना है, फिर बच्चा अपने आप काम करने चल पड़ेगा। देन ह्यूमरस अप्रोच, आपको अपना जो कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बनाए रखना है। यू हैव टू बी पंक्चुअल, रेगुलर, डेमोक्रेटिक आउटलुक हो, जस्ट फेयर, ऑप्टिमिस्टिक हो एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी टीचर में हो, तभी वो बच्चों में डेवलप करेगा। हायर कैरेक्टर हो, बिकॉज द टीचर इज द रोल मॉडल, बच्चों को समझे, फिजिकल अपीयरेंस अपनी मेंटेन करके रखे एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक भी हो, उसका बिहेवियर टीचर के रिलेशनशिप के साथ अच्छा हो, टीचर्स मैनेजमेंट के साथ अच्छा हो, तो भी बच्चे उन्हें इमिटेट करते हैं। तो अच्छे शिक्षक के क्या नेचर हो जाएगा, सामग्री उनके पास हो, सामान्य ज्ञान हो, सीखने के लिए वो तत्पर रहें, अभिव्यक्ति कर पाए, प्रगतिशील दृष्टिकोण हो, संपन्न हो, लोकतांत्रिक हो, न्यायपूर्ण हो, आत्मविश्वासी हो, आशावादी हो और उनका चरित्र बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। देन आता है मैनेजमेंट ऑफ ओवर क्राउडेड क्लासरूम। अब हमने बात कर ली कंस्ट्रक्टिविस्ट की और नॉर्मल क्लासरूम की एंड ऑल्सो द इंक्लूसिव क्लासरूम को भी कैसे पढ़ाना है। अब बात आती है क्लासरूम में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि थोड़े बच्चे हों, ऐसा भी हो सकता है कि क्लासरूम का जो क्राउड है वो ओवर क्राउडेड हो, तो कैसे करोगे। सबसे पहली चीज है देखना कि बच्चे सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आप वेंटिलेशन देखोगे, पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट तो है, ऑफ टास्क मूवमेंट, सबको एक ही काम नहीं करते रहना। एक मॉनिटरी, अगर आपने मॉनिटर एक बार बना दिया तो आप उसे ही नहीं रखोगे, आप उसकी ड्यूटीज चेंज कर सकते हो, सीट्स असाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एबिलिटीज। अब ये भी चेंज होती रहती हैं कि जैसे आज रोल नंबर 1 यहाँ बैठा है तो उसको नेक्स्ट, अगर वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसे हम ऐसे बच्चे के पास बिठाएं कि जिसका, क्योंकि हमें पता है संगति का असर होता है, तो हम उस बच्चे पे भी इम्पैक्ट पड़ जाए। देन प्लानिंग टीचर को अपनी रखनी है, अप्रोप्रिएट रूल्स बनाने हैं क्लासरूम के कि कब आप वॉशरूम जाओगे, कब आप क्लास से बाहर जा सकते हो, कब आप बच्चों से बातें कर सकते हो, ऐसे रूल्स बनाए। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, टेक्नोलॉजी का मतलब कब आपको पीपीटी से बढ़ाना है, कब आपको वीडियोस क्लिप दिखानी है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देन मटेरियल, जो भी आपके पास रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है, आपको मैक्सिमम आउटपुट उन्हीं से निकालनी है। डेवलपमेंट और कॉर्डियल क्लासरूम, आपको एक ऐसा क्लासरूम प्रोवाइड करना है बच्चों को, या आपको एक ऐसा क्लासरूम डिजाइन करना है जिसमें बच्चे विलिंगली होके पार्टिसिपेट करें, टुगेदरनेस, सब वी फीलिंग लेके आए, आई फीलिंग ना लेके आए। ग्रुप्स ऑर्गेनाइज करें कि आपको पता हो कि कब आपको 3 का ग्रुप बनाना है, 4 का ग्रुप बनाना है, कौन उस ग्रुप को लीड करेगा, उन टीम में कैसे अलर्टनेस रहेगी। एंड मॉडल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब टीचर जो है कार्य करने की जो क्षमता है उसका एक मॉडल रूप होना चाहिए। पर्याप्त बैठक, कमरे का संगठन, ऑफ टास्क मूवमेंट, मतलब हमेशा एक ही कार्य बच्चे को नहीं करना है, कोई नई नई चीजें भी करा सकते हो। सीटें निर्धारित कैसे करनी है, योजना बनानी है, नियम बनाने हैं, सौहार्दपूर्ण जो एनवायरनमेंट है वो रखना है, सतर्क रहे, और जो दक्षता होती है टीचर की, मतलब टीचर की कॉम्पिटेंसी बहुत हाई है, एक ऐसा एनवायरनमेंट आपको बना के रखना है। ऑल अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द क्लासरूम मैनेजमेंट कि आप एक क्लासरूम को कैसे मैनेज करोगे, चाहे वो नॉर्मल क्लासरूम है, वो स्पेशल क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, ओवर क्राउडेड है, ये मैंने सिखा दिया आपको। क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है, कैसे करना है, क्या कॉजेज हैं मिसबिहेवियर के, उनको कैसे डील करना है, पॉजिटिवली आप कैसे क्लासरूम को मैनेज कर सकते हो, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्लासरूम मैनेजर, ये भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी इश्यूज हैं तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं। सेकेंडली,
अगर आपके फिर भी डाउट्स क्लियर नहीं होते, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट. बाय बाय, टेक केयर.